अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ईद में अब भी कुछ ही दिन बाकी हैं। यहाँ के पाकिस्तानी और इंडियंस बाज़ारों की रौनक देखने के काबिल होती हैं। उन दिनों मेहंदी, चूड़ियाँ, सवैयाँ, ईद के सारे ही लवाजमान मिलते हैं। चलो रात में वापसी में साबरी होटल की निहारी खाते हैं, अहमद ने कहा। उसी वक्त टेलीफोन की बेल बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब राबेल थी जो मुझे रात के खाने की दावत दे रही थी। अशद, मैंने निहारी बनाई है आज खाना यहीं खाएं। थैंक यू राबेल, लेकिन मेरा दोस्त अहमद आया हुआ है वाशिंगटन से। इत्तेफाक से हमारा भी रात बाहर निहारी खाने का ही प्रोग्राम है। फिर कभी सही। अरे तो आप उन्हें भी ले आइए, मुझे खुशी होगी, आपके दोस्त हमारे भी मेहमान हैं। फिर कभी सही राबेल, आपका शुक्रिया। मैंने नरमी से इनकार करके फ़ोन बंद कर दिया। जाने क्यों मैं अहमद को वहाँ नहीं ले जाना चाहता था। वैसे तो वो अच्छा लड़का था, लेकिन लड़कियों के लिए उसकी सोच ज़रा मुख्तलिफ थी, जबकि राबेल काफ़ी सुलझी हुई मतीन सी लड़की थी। इतने दिनों में मैंने महसूस कर लिया था कि यहाँ के माहौल ने उसकी मशरकी कदरें नहीं खोई थी। कौन थी? अहमद ने मुझे घूरा। मुझसे तो कहा जा रहा था तन्हा हूँ, कोई दोस्त नहीं यहाँ। जाने तुम क्या समझ रहे हो, मुश्किल से 3-4 बार मिला हूँ। पाकिस्तानी लड़की है, इंतहाई शरीफ और हमदर्द, बस इससे ज़्यादा नहीं जानता उसे, ना कोई ताल्लुक़ है। तुम्हें तो मालूम है कि सुमन के बाद किसी की गुंजाइश नहीं मेरी ज़िंदगी में। मैं इंतहाई संजीदा होने लगा। अरे यार, तो खाली खोली दोस्ती में क्या हर्ज, वक्त भी तो काटना है आखिर। खैर चलो, आज तुम्हारी उस हमदर्द दोस्त के यहाँ चलते हैं। शायद उसने तुम्हें खाने की दावत दी थी। हाँ यार, दी तो थी, लेकिन मैं एक बार पहले भी खाना खा चुका हूँ उनके यहाँ। अच्छा नहीं लगता बार बार पहुँच जाऊँ। तो क्या हुआ, कभी तुम भी बुला लेना उसे, नहीं तो कहीं बाहर खिला देना। लेकिन मैं मना कर चुका हूँ। और फिर उस शाम रात गए तक हम लोग बाहर घूमते रहे। दीवान शॉपिंग सेंटर से मैंने घर वालों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी। वक्तन फ़वक्तन मैं उन लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदा करता था, ताकि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊं खाली हाथ ना हो। दूसरे मुझे एकदम सबके लिए तहाइफ ना लेने पड़े, जो मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अम्मी को भेज दिया करता। अहमद चंद रोज़ और रुककर वापस चला गया। उसके जाते ही यूँ लगा तन्हाई मेरे पास फिर से हल्ला बोल उठी हो। मैं उसे रोक रहा था क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन वो वाशिंगटन में अपनी मुकामी गर्लफ्रेंड से वादा करके आया था कि क्रिसमस उसके साथ मनाएगा। वो जुमा 8 दिन की दोस्त मुझसे ज़्यादा अहम होगी तेरे लिए। मैंने शिकवा किया तो वो ज़ोर से हंसा। जो कुछ उससे मिलता है यार, तुझसे कतई नहीं मिल सकता, और मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। मैं उसकी बात पे शशदर रह गया। ज़िंदगी को एंजॉय करो मेरे दोस्त, बाद में ये दिन बहुत याद आएंगे। उसने मशवरा दिया तो मैंने खामोशी को बेहतर समझा। पहली बार मुझे अपनी तन्हाई अच्छी लगी। कम अज़ कम मैं गुनाह और सवाब का फ़र्क तो समझता था। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ ऐसा करने पे मुझे संसार किया जाता, लेकिन ऐसा करके जो संगबारी मेरे अंदर होती उसका मैं क्या करता। शुक्र है मेरे मालिक, तूने अभी तक मेरे कदमों को किसी लग़ज़ी से रोका है। आइंदा भी मेरा दामन थामे रखना मेरे रब। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया। उस रात में काफ़ी दिनों बाद बहुत पुरसकून होकर सोया। दूसरी सुबह जब मैंने अपने कमरे की खिड़की के पर्दे सरकाए तो बाहर के मंजर ने मुझे मबहूत कर दिया। सफ़ेद रुई के गाले जैसी बर्फ़ ने बाहर के हर मंजर को ढांप लिया था। रात में जाने किस वक्त बर्फ़बारी शुरू हुई थी और कब थम गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। आजकल मेरी छुट्टियां थी। हाँ, शाम में स्टोर की ड्यूटी बदस्तूर थी। वैसे भी इन दिनों क्रिसमस की वजह से स्टोर पे बहुत रश था। बाहर किस कदर सर्दी होगी, अब बाहर निकलना भी पड़ेगा शाम में। मुझे सर्दी का सोच के ही कोफ्त होने लगी। शदीद भूख लग रही थी, इसलिए वॉशरूम से फारिग होकर मैं किचन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि कॉल बेल बजने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और राबेल को देखकर मुझे जाने क्यों एक खुशगवार सा एहसास हुआ। आज कितने दिनों बाद देखा था उसे। क्या हाल है, अंदर नहीं आने देंगे?
باہر میرا خیال ہے کافی سردی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اوہ آئی ایم سوری، پلیز کم ان۔ میں نے شرمندہ ہو کے دروازہ چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا خود چل کے خیریت پوچھا ہوں آپ کی، آپ تو ایسے غائب ہو گئے۔ وہ دراصل میرا دوست آیا ہوا تھا، گھر میں بھی کم ٹکتے تھے ہم، شام میں اسٹور بھی جانا ہوتا تھا۔ میں نے وضاحت کی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کہیں آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ ارے نہیں، مجھے تو اٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ باہر کا منظر اس قدر دلکش ہے، یہی دیکھتا رہا لیٹا۔ بس اب چائے بنانے والا تھا۔ دلکش تو ہے لیکن تکلیف دہ بھی۔ شکر کریں آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ورنہ ہر صبح باہر نکلنے سے پہلے گھر کے دروازے کے سامنے سے برف صاف کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ سخت ہو کر شیشے کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھسلنے کا الگ ڈر ہوتا ہے۔ ہاں، ہر بات کے اچھے اور برے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ خیر میں ابھی آتا ہوں۔ چلے میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ میرے ساتھ ہی کچن میں آئی۔ کچن کی حالت دیکھ کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ رات سونے سے پہلے میں تھکن کی وجہ سے کچن صاف نہ کر سکا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ پھر مجھے معلوم ہے آپ کو ان کاموں کی عادت نہیں۔ پاکستانی مرد گھریلو کاموں کے عادی نہیں ہوتے نا، وہاں کی خواتین انہیں یہ کرنے جو نہیں دیتی، جبکہ یہاں ہر کام برابری کی سطح پہ کیا جاتا ہے۔ مجھے شرمندہ دیکھ کے وہ خود ہی کچن سمیٹنے لگی۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ میں نے چائے کا پانی چولہے پہ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ ہاں، 1 کپ چائے ضرور پیوں گی۔ اس نے تمام میلے برتن ڈش واشر میں ڈالے، پھر ڈسٹر سے باقی چیزیں صاف کرنے لگی۔ پلیز رابیل رہنے دیں، میں نے ٹوکا۔ کیوں، کیا حرج ہے؟ پھر میں ان تمام کاموں کی عادی ہوں۔ وہ بدستور کاموں میں لگی رہی۔ جتنی دیر میں نے ناشتہ تیار کیا اتنی دیر میں اس نے کچن چمکا دیا، ہر چیز جگہ پر کرینے سے رکھی۔ میں اس کی شخصیت کا یہ پہلو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میرے تصور میں تو یہی تھا کہ یہاں کی خواتین گھریلو کاموں سے نابلد ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں کی عورت مشینوں سے صحیح لیکن ہر کام خود کرتی ہے۔ آج آپ لنچ میرے ساتھ کریں۔ ناشتے کے دوران میں نے اسے دعوت دی۔ کس سلسلے میں؟ سلسلے کا تو پتہ نہیں، بس میں بھی فارغ ہوں اور آپ کی بھی چھٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن لنچ میں تیار کروں گی۔ نہیں، ہم باہر لنچ کریں گے، میں نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس روز پہلی بار ہم دونوں نے اپنی پسند، ناپسند، شوق، خیالات اور نظریات پہ باتیں کی۔ حیرت انگیز حد تک ہم دونوں کی پسند ملتی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی ہے رابیل، آپ یہیں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی، لیکن آپ کے نظریات کافی حد تک مشرقی ہیں۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میری جڑیں مشرقی ہیں۔ میرے پاپا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں مکمل مشرقی اور پاکستانی لڑکی لگوں، اور یہ بات بہت بڑی ہے کہ آپ نے اپنے پاپا کی خواہش کا احترام کیا۔ اپنے سے متعلق لوگوں، خاص کر ان لوگوں کی جن سے آپ کو محبت ہو، خواہش کا احترام کیا ہی جاتا ہے اشہد۔ اور میرے پاپا، وہ رکی، مجھے ان سے شدید محبت ہے۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ محبت تو انہوں نے ماما سے بھی کی، لیکن وہ اپنے آپ میں رہنے والی ہیں۔ انہیں مجھ سے بھی شکایات ہیں اور پاپا سے بھی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ پاپا نے مجھے پاکستان سے محبت کرنا غلط سکھایا۔ اب میں نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکوں گی۔ نہیں، آپ کی ماما کی سوچ غلط ہے۔ اگر آپ پاکستان چلی گئی یا یہیں کسی پاکستانی گھرانے میں آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نہایت آسانی سے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گی، کیونکہ یہ صلاحیت مجھے آپ میں نظر آتی ہے۔ آپ ایک مکمل لڑکی ہیں جسے اپنا کر کوئی بھی خوش رہ سکتا ہے۔ میں نے نہایت کھلے دل سے اعتراف کیا۔ میری بات پر اس کے چہرے پر انتہائی خوش نما رنگ بکھر گئے۔ آپ دوستی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ شاید میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا عموماً ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں، دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کافی ٹھیک حد تک بتا سکتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں اور ہمارے لیے دل میں بغض نہ رکھتے ہوں۔ خیر یہ بحث بیکار ہے کیونکہ آپ مانیں گی نہیں۔ شکریہ اشد کہ آپ اپنے دل میں میرے لیے اتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ میں نے اس اچھی سی لڑکی کو سر اٹھا کر دیکھا جو واقعی بے حد اچھی تھی اور ان تعریفوں کی مستحق بھی۔ میرے اچانک یوں دیکھنے پر چند لمحوں کے لیے وہ پزل سی ہو گئی، عام سی مشرقی لڑکی کی طرح، پھر نارمل ہو گئی۔ آپ کرسمس کہاں اور کس طرح منائیں گی؟ میں نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ میں کرسمس نہیں مناتی، گھر پہ سو کے سارا دن گزارتی ہوں۔ ظاہر ہے ہم مسلمانوں کا تہوار تو نہیں ہے نا یہ، ہمارے لیے تو یہی مناسب ہے۔ مجھے اس کے جواب سے خوشی ہوئی۔
मम्मा अलबत्ता ज़रूर कहीं मधु होती हैं, किसी न किसी पार्टी में मुझसे भी काफ़ी इसरार करती हैं, लेकिन मेरे लिए जो मुनासिब है मैं वही करती हूँ। इस बार तो वाइट क्रिसमस होगी, यहाँ की रौनकें अरूज पे होंगी। आप उस रोज़ अगर सारा दिन सोने के मूड में ना हो तो मुझे आपके साथ लंच करने की खुशी होगी। खाली लंच क्यों, डिनर भी क्यों नहीं? उसने कहा तो हम दोनों हंस दिए। और फिर काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की कोई खैर खबर भी तो नहीं थी। ना वहाँ से कोई ख़त आया था, ना ही मैंने ख़त लिखा था। इसलिए रात में स्टोर से वापसी के बाद मैंने घर का नंबर मिलाया। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 8-9 होंगे। छुट्टी का दिन होने की वजह से तकरीबन सभी घर में थे। सबसे पहले फ़ोन अब्बा जी ने उठाया। अब्बा जी, सब खैरियत है ना? अम्मी, दादी, अम्मा सब कैसे हैं? कितने दिनों से कोई ख़त भी नहीं मिला। खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। तुम्हारा भी बहुत दिनों से कोई ख़त नहीं आया। तुम ठीक हो बेटा? जी अब्बा जी, यहाँ सब ठीक है। दरअसल शाम में मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब कर ली है, इसलिए जल्दी जल्दी ख़त लिखने का वक्त नहीं मिलता। थकन इतनी हो जाती है कि फिर सिर्फ बिस्तर ही याद रहता है। मैंने बताया। हाँ बेटा, इस वक्त इतनी मेहनत की ही ज़रूरत है। अच्छा किया तुमने एक और जॉब कर ली। अब्बा जी के जवाब ने मुझे कुछ देर के लिए गंग कर दिया। मेरा ख्याल था वो मुझे टोकेंगे कि दयारे गैर में मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखूं। मैं वहाँ तन्हा हूँ, कोई देखने वाला नहीं, ख्याल करने वाला नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने जहन को झटक दिया। अब्बा जी भी क्या करते? जाहिर है उन्होंने मुझे इतनी दूर कमाने के लिए ही तो भेजा था। एक दो और बातों के बाद उन्होंने फ़ोन अम्मी को पकड़ा दिया। अम्मी आपा की शादी की तैयारियों की तफसील बताने लगी। अगले माह की 22 तारीख तय हुई है। मैंने आपा के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं। नहीं आ सका तो भिजवा दूंगा किसी के हाथ, नहीं तो मेल करवा दूंगा। क्या तुम्हारा आने का प्रोग्राम भी है? अभी तो दिन ही कितने हुए हैं बेटा, आने जाने में कितना सारा खर्च आएगा। अम्मी मुझे समझाने लगी। आज शायद हैरतों का दिन था। तो क्या माँ भी? मेरे दिल को दुख और रंज ने घेर लिया। वो सब वहाँ कितने खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, और एक मैं यहाँ तन्हा। क्या था अम्मी अगर आप कह देती कि बेटा तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिनों के लिए आ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। एक के बाद एक फ़ोन पर आता गया। मैं सबकी फरमाइशें नोट करता रहा। मुझे भी तो बात करने दो मेरे बच्चे से। दादी अम्मा की आवाज़ करीब से आई थी। बस अम्मा, बहुत बिल बन गया होगा उसका, यही पैसे किसी और काम में आ जाते। ये अब्बा जी थे जो दादी अम्मा को समझा रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यानी अब मुझसे बात करने में मिनट मिनट का हिसाब रखा जाएगा। कितने मिनट बात की, कितने पैसे खर्च हुए। अच्छा अप्पा, अब फ़ोन रखता हूँ, बहुत देर हो गई है। मेरा दिल एकदम उकताहट सी महसूस करने लगा। अशहद मेरे भाई, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। काश इस मौके पे तुम यहाँ होते। आपा की आवाज़ शायद भरा गई थी या मेरे कानों को धोखा हुआ। प्लीज़ आपा, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। खुदा करे फैज़ भाई आपको बहुत खुश रखें। मैंने खुद को संभाल के उन्हें समझाया तो वो फ़ोन पे ही बाकायदा रोने लगी। फ़ोन अब्बा जी ने ले लिया। अच्छा अब्बा जी, अब रखता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करें। मैंने अल्लाह हाफिज़ कह के फ़ोन रख दिया। इतने दिनों बाद सबसे बात हुई थी। सबसे बात करके मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा हसास और जज्बाती था। उन सब ने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा था। मुझे यहाँ आए मुश्किल से साल ही हुआ था। इतनी जल्दी वैसे भी वापसी मुमकिन न थी। मुझे छुट्टी कहाँ मिलती? फिर मेरे पास इतना पैसा कहाँ था कि बआसानी आ जा सकता। सब कुछ तो मैं पाकिस्तान भिजवा दिया करता था। जाने क्यों नींद आंखों से उड़ गई। हालांकि एक हफ्ते की मसरूफियत ने मुझे इतना थका दिया था कि सोचा था जाते ही बिस्तर पे पड़ के सो जाऊंगा। गर्म बिस्तर की कशिश भी मुझे अपनी जानिब ना खींच सकी। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी फिर से बजने लगी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने वॉल क्लॉक पे नज़र डाली। रात के 11:15 हो रहे थे। दूसरी जानिब राबेल थी। सॉरी अशहद, गलत वक्त फ़ोन करने की माजरत।